हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक की कुछ ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं 2025 के लिए साइंस टेक को बहुत ही जल्दी से वाइंड अप करने का। तो यार देखिए, अभी तक अगर मैं साइंस टेक की बात करूं तो हम लोग ने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी खत्म कर लिया है और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पे हम लोग बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पता होगा कि यार पहले तो आई एम रियली सॉरी कि जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं लेक्चर से रिलेटेड, मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस टाइम पे, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैं जो छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बना के लेके आ पाऊंगा क्योंकि मेरी जो क्लासेस लग रही हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही हैं, राइट। तो हम लोग ने बात की थी अपने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की, हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी की भी बात की थी, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे जो चैनल की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। सॉरी, अगर हम बात करें कि सर ये बायोटेक्नोलॉजी जो आपने बताया हमें, ये क्या चीज़ें हम लोग ने इसमें कर ली हैं, तो देखिए हम लोग ने यार इसमें जीन एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझा है। उसके बाद हमें किस तरीके से जो हमारा ATCG है, जो DNA है, वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली है। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ चुके थे। फिर हम लोग ने बात की थी हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन DNA की। तो फॉरेन DNA के इंट्रोडक्शन के लिए हमने बात की। उसके बाद कुछ और चीज़ों पे हमने बात की, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर बात की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास हम लोग पहुंचे जीन एडिटिंग पे, और जीन एडिटिंग पे पहुंचने के बाद हम लोग ने बात किया था क्रिस्पर। तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। शायद मैं आज एक ही टॉपिक आपको ढंग से पढ़ा पाऊँ, क्रिस्पर वगैरह के ऊपर ही मैं शायद ढंग से आपको पढ़ाऊँ आज। क्रिस्पर और Cas9 हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और शायद क्या RNA इंटरफेस भी कर लेंगे। RNA इंटरफेस भी हम लोग का हो सकता है, पॉसिबल है कि आज कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम बात करें क्रिस्पर की, तो क्रिस्पर पे हम लोग बात कर रहे थे, और मैं क्रिस्पर पे ही बात करूं तो इसको मैंने लिखा था क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर या रिपीट्स। अब देखिए पैलिंड्रोम क्या होता है, पहली बात तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अब देखिए पैलिंड्रोम का मीन्स क्या होता है, जैसे आपने लिखा डालडा या मलयालम। अगर आपने जैसे मलयालम, देखिए मैंने लिखा ये ऊपर MALAYALAM, मलयालम। इसको आप इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, दोनों में बात सेम ही है, मलयालम ही लिखा है। तो उसी चीज के ऊपर, उसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कि जो आपका ATCG है, जो भी आपका ATCG है, ये जो आपका ATCG है ना, ये आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो, आपको सेम ही दिखेगा। ये आपको सेम ही दिखने वाला है। इसको आप इधर से देखो या इधर से देखो, आपको जो इसका सीक्वेंस है वो सेम दिखेगा। ये हम लोग ने जान लिया था। अब हम बात करते हैं कि ये सर क्रिस्पर क्या है। फिर क्रिस्पर यार कुछ नहीं, बस एक तरीके के, देखिए क्रिस्पर समझ में आ गया, पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर होता है कि इधर से और इधर से सेम जैसा। Cas9 क्या है, सॉरी, अब हमें बात करनी कि ये जो Cas9 है, Cas9 ये क्या है, ये क्या है यार। मैं आपकी वीडियो जो है ना वो थोड़ा इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही की इवनिंग में, आज ही आपको मिलेगी वीडियो। रीज़न भी क्योंकि कल मेरी क्लासेस जूनागढ़ में थी, और जूनागढ़ में क्लास देने के बाद मैं रात में पहुंचा हूँ राजकोट, एंड उसके बाद डायरेक्टली मॉर्निंग में आज क्लास थी, मॉर्निंग से क्लास लगी हुई थी, और वो लगातार क्लास थी, तो उधर टाइम नहीं मिल पाया मेरे को आगे आपको बताने का। आज आप कहोगे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो मैं उसमें अपलोड ज़रूर कर दूंगा कहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप राजकोट में ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, सॉरी पढ़ सकते हैं, पढ़ा तो नहीं सकते हैं। तो देखिए अब हम Cas9 की बात करें ना, तो ये ना कुछ नहीं, बस एक तरीके का प्रोटीन है। ये क्या है, एक तरीके का प्रोटीन। अब सर ये प्रोटीन काम क्या करता है, हम लोग ने जाना था ना प्रोटीन का क्या काम होता है, उसी तरीके का ये काम करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, ये प्रोटीन जैसा काम करेगा, जो ऐसा काम कर रहा है किसके जैसा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग पढ़े थे ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये जो है ना, ये उसी तरीके से बस काम कर रहा है और कुछ नहीं है। जो हमारा Cas9 है वो एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा ही काम कर रहा है।
मॉलिक्यूलर सीजर जो था उसी के जैसा काम कर रहा है। तो सर कैसे? देखिए होता क्या है, इसके पास 3 चीज़ें होती हैं, इट हैज़ 3 थिंग्स, है ना। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो अगर मैं बात करूँ वो 3 चीज़ों की, तो पहला जो है ना, इसके पास है गाइड आरएनए। दूसरा जो है ना, इसके पास है Cas9। और एक और चीज़ है इसके पास जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑप्शनल होता है, DNA। ये तो ऑप्शनल है, लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ऐसा क्या है इसमें? यार आई एम रियली सॉरी कि आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी। रीज़न भी क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से लगातार क्लास दे रहा हूँ विदाउट इवन अ मिनट ब्रेक। 1 मिनट का भी ब्रेक लिए बिना दिया। और अभी मैं यहाँ बस जैसे ही मैं जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पहुँचा, तुरंत मैंने आपकी वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो आई एम रियली सॉरी यार इस चीज़ के लिए। थोड़ी सी एनर्जी कम है तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिए। अब देखिए, जैसे गाइड आरएनए, मैंने पूछा गाइड आरएनए और ये जो आपका Cas9 है, ये चीज़ है। अब सर ये गाइड आरएनए और जो Cas9 है, ये है क्या? ऐसे समझिए कि कोई एक गर्ल है, कोई एक लड़की है, या कोई एक बंदा है, या कोई भी है, XYZ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेखा नाम की एक लड़की है। इसको क्या होता है ना, इसको कोई एक बीमारी है और उसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। इसको क्या दिक्कत है? सिकल सेल अनीमिया। अब ये सर सिकल सेल अनीमिया जो है, क्या हुआ इससे? होता क्या है कि अब ये सिकल सेल अनीमिया तो है इसको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? कोई एक देखिए, अब इस तरीके से आपका ATCG रहता है, ये आपका ATCG है, हर जगह से नॉर्मल सब चीज़ जा रही है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऐसा आपका सीक्वेंस है जो गड़बड़ है, और यही है हमारा फॉल्टी पोर्शन। अब इसी को हम लोग अगर फॉल्टी पोर्शन कह रहे हैं। तो ये अगर हमारा फॉल्टी पोर्शन है, मान लीजिए कि नॉर्मली जो सीक्वेंस होता है, वो क्या हो सकता है? मान लीजिए G है, A है, फिर उसके बाद G है, या उसके बाद C, T, C, इस तरीके से। लेकिन जो सिकल सेल होता है ना, सिकल सेल में जो फॉल्ट होता है ना, उसमें क्या होता है? इसमें देखिए क्या हो जाता है ना कि ये जो G होता है, यहाँ तो G होता है, यहाँ भी C होता है, और यहाँ पे भी C होता है, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये जो बीच का पोर्शन है, ये जहाँ पे आपके A और T था, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये वेकेट रह जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये वेकेट रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। इसी वजह से आपके ये जो फॉल्टी जो होता है ना, वही दिक्कत कर देता है। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे सही किया जाए। तो इसमें मदद हम किसकी लेंगे? गाइड आरएनए की। किस तरीके से सर? गाइड आरएनए। अब ये जो गाइड आरएनए है ना, अब ऐसे समझिए, गाइड आरएनए कुछ नहीं, एक सीक्वेंस है ना। अब ये सीक्वेंस को पढ़ने की कोशिश करेगा, ये पढ़ने का ट्राई करेगा, ठीक है। पहले पढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? इट विल रीड, इट विल सी कि वो सीक्वेंस है कैसा, किस तरीके का वो सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस को पढ़ने का ट्राई करेगा और देन इसकी फोटोकॉपी बनाएगा। पहले क्या करेगा? पहले ये पढ़ेगा, रीड, एंड देन क्या करेगा? इसकी देन इसकी फोटोकॉपी बना देगा। इतना क्लियर? पहले पढ़ा, देन फोटोकॉपी बना दी। ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये सारी चीजें कर रहा है गाइड आरएनए। लेकिन अब क्या हुआ? ये जो आरएनए है, आरएनए से जब ये डीएनए बना, है ना, डीएनए का आरएनए क्या होता है? आरएनए क्या होता है? ये डीएनए का फोटोकॉपी। मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने को बोलना चाहिए था डीएनए का फोटोकॉपी जो आरएनए होता है ना। अब आप ऐसे सोचिए कि आप मेरे पास मेरा साइंस एंड टेक का नोट्स मांगने आएंगे, तो मैं आपको दूंगा? मैं आपको नहीं दूंगा ना। मैं आपको क्यों दूंगा यार अपना नोट्स? अगर मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, है ना? या मैं इन फ्यूचर में क्या करूंगा? मेरा नोट्स लेके जाओगे तो मैं तो खाली बैठ जाऊंगा। लेकिन सोचिए, मैं आपको ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरा नोट्स लेके जाओ और फोटोकॉपी करा लो। क्लियर? ये किया जा सकता है। सॉरी गाइस, ये किया जा सकता है।
तो आप एक काम करोगे, मैंने आपको अपना नोट्स दूंगा, आप उसका फोटोकॉपी करा देना, और उसी फोटोकॉपी को हम लोग आरएनए बोलते हैं, उसी फोटोकॉपी को आरएनए बोलते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि ये जो आरएनए है, ये समझ में आ गया, गाइड जो कर रहा है गाइड आरएनए, ये भी समझ में आ गया, आरएनए क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और जो गाइड आरएनए होता है वो भी समझ में आ गया। गाइड क्या करता है भाई, इसका पूरा नाम गाइड आरएनए ही तो है। तो ये जो गाइड आरएनए है ये करता क्या है, ये इसका कोई काम नहीं होता है, बस एक ही काम होता है कि ये पढ़ेगा और फिर जो उसका आरएनए है ना उसका काम दिखाएगा। और वो काम क्या है, वो काम करेगा हमारा Cas9। और ये Cas9 क्या करेगा, कुछ नहीं, बस एक काम करेगा, हमें अपने पीठ पे बैठाएगा किसको, ये एक तरीका का प्रोटीन है ना, ये तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। गाइड आरएनए ने क्या फाइंड किया कि दिक्कत कहाँ पे है, सिकल सेल एनीमिया अगर हो रहा है तो वो कौन से सीक्वेंस में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे फॉल्ट है, ये पता करेगा। ये कौन पता करेगा, हमारा गाइड आरएनए। और फिर इसके ऊपर एक कट लगना है, और वो कट कौन लगाएगा, हमारा Cas9। वो Cas9 जो होगा वो कट लगाएगा, और वो कट लगा के सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा कि भैया अब दिक्कत नहीं है, इसमें सब सही हो गया है। ठीक, इतना क्लियर है आपको। प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा एक तरीके से किस तरीके से काम करेगा, मॉलिक्यूलर सिजर, मॉलिक्यूलर सिजर जैसा ये काम करेगा। ठीक है, मतलब हम देखिए, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया वाला एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो जो कट लगा रहा था ना, ई कोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस के लिए, वो जो कट लगा रहा था ना, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगाएगा कट। मतलब वो सिर्फ उसी जगह पे जाके अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला कट लगा सकता है जहां पे वो इंसुलिन वाला प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया तो वहां पे वो कट नहीं लगाएगा ना, हम लोग लगवा सकते हैं। क्लियर। लेकिन Cas9 के साथ क्या हुआ, Cas9 में ना हम लोग जहां भी चाहें वहां कट लगवा सकते हैं। एडवांस हो गया कि सिकल सेल एनीमिया, लीजिए भैया चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया, Cas9 का हेल्प लेके चेंज कर दिया। Cas9 एक प्रोटीन भेजा और भैया गाइड आरएनए अपनी पीठ पे बैठाएगा, बोलेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है आपकी बॉडी में, अच्छा तुम हो भैया जाओ उधर। Cas9 उतरेगा वहां पे, अपना रिपेयर वगैरह करेगा, चला जाएगा। तो जो गाइड आरएनए है ना, गाइड आरएनए, ये जो गाइड आरएनए है ये क्या करेगा, ये अपने पीठ पे बैठाएगा किसको, Cas9 को। ये Cas9 को अपने पीठ पे बैठाएगा और फिर लेके पहुंच जाएगा जिस जगह होगा, उसको गाइड करेगा। ये इसको गाइड करेगा। क्या गाइड करेगा कि भैया यहां पे फॉल्ट है। फिर उसके बाद Cas9 जो होगा वहां पे जाके मॉलिक्यूलर सिजर जैसे काम करेगा, मॉलिक्यूलर सिजर जैसे काम कर देगा। वो वहां पे जाके मॉलिक्यूलर सिजर जैसे काम करेगा, कट लगाएगा, जो भी होगा अपना क्लियर हो जाएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट ना, यही हमारा क्या है, CRISPR-Cas9। ये हमारा CRISPR-Cas9 है। इतना शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम इसमें फॉरेन डीएनए यूज करें, अगर हमने इसमें फॉरेन डीएनए का यूज किया है, पॉजिटिव है फॉरेन डीएनए का यूज, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा कुछ नहीं बट जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अगर हमने नहीं यूज किया है, अगर फॉरेन डीएनए यूज नहीं किया है, देन ये कहलाएगा जीन एडिटिंग। इसी को हम लोग जानते हैं CRISPR-Cas9 के नाम से। इसी को हम लोग अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब मेरे हिसाब से कि भाई इसमें क्या करते हैं। सिकल सेल एनीमिया है कि यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जैसे ये मान लीजिए ये कोई आपका था जहाँ पे आपको दिक्कत थी, ये फॉल्ट था, ये लेके जाएगा गाइड आरएनए लेके जाएगा, इस पे बैठा के इधर लेके जाएगा और बोलेगा भैया काटो, उतरो, Cas9 अपना काम करो जाके, हम तुम्हें यहाँ तक पहुँचा लाए। ये सारी चीज़ें करवा के उसके बाद सब चीज़ें खत्म, वहाँ पे जो होगी दिक्कत है वो सही हो जाएंगी। अब आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं RNA इंटरफेस। ये बेटा और कुछ नहीं है, ये बस हमें ये पता है इसका I का मतलब होता है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है ना, इसको बेसिकली हम लोग जीन साइलेंसिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जीन साइलेंसिंग क्या है,
ये जीन साइलेंसिंग आपको इसके वर्ड से लग रहा होगा कि ये उतने दूर तक का जो कट होगा ना, कट लगा के उसको खत्म कर देगा पूरी तरीके से। हम कहते हैं इसको कि उतना उतना दूर जाओ, है ना, उतना उतना दूर जाइए और कट कर दो, उसको खत्म कर दीजिए। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस सीक्वेंस को कट कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, साइलेंस कर दीजिए, आना नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये अगर हम लोग जीन साइलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नथिंग बट जाते हैं और वहाँ पे बस कट लगा देते हैं और उसको हटा देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया? मान लीजिए किसी के कोई चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो हम उतनी दूर गए, जो प्रोडक्शन था उसको कट लगा दिया, वो हो गया नॉर्मल। समझ गए? ये बेसिकली हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था उसके बारे में, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी और जर्म लाइन थेरेपी, फिर उसके बाद सोमैटिक जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी। ये आपका बस कॉन्सेप्ट है। कार्टी सेल थेरेपी भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये और फिर बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ कि तुम्हारा भी टाइम ना वेस्ट हो। मैं भी थका हुआ हूँ यार, मैं इतना ज़्यादा अभी बना नहीं पा रहा हूँ वीडियोस, बट तुम्हारी पढ़ाई कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इस वजह से मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। क्योंकि 4-4 घंटे के यहाँ पे एक गो में क्लास लग रही है, 4-4 घंटा इन द सेंस 4 घंटे के इस क्लास में, फिर उसके बाद दूसरे बैच को, तीसरे बैच को। तो इस तरीके से ना पूरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा पैक हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा क्लासेस। लेकिन अभी शाम में इवनिंग में एक और क्लास है, मेरे को जैसे ही टाइम मिला मैं यहाँ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाने लगा, है ना। तो द थिंग इज़ कि भाई मैं फ्रीलांसिंग में पढ़ाता हूँ, फ्रीलांसिंग में आई एम एजुकेटर। तो द थिंग इज़ कि मैं उनके कोचिंग में बैठ के आपको नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो दैट कोचिंग इज़ वेरी गुड, आप जा सकते हो। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में उनसे पूछ के डाल दूंगा, जो ओनर है यहाँ के। तो द थिंग उन्होंने ये सब रहने के लिए दिया है। द थिंग इज़ दिस ओनली। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे नहीं बना सकता, मैं अपना चैनल चला रहा हूँ तो उसको अलग से ही पढ़ाऊँगा, राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये वीडियो स्टॉप करूँगा यहाँ पे। आप भी थोड़ा सा यार मैनेज कर लो, बस एक बार मैं अपने होम टाउन पहुँच जाऊँ, फिर मैं सारी चीज़ों को फुल फ्लेजली स्टार्ट कर दूँगा, जब तक मेरा दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है। अभी यहाँ पे मेरा अराउंड आई गेस 1 हफ्ता तो लगना है, 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट हो सकता है, और मेरे को अभी लगभग 1 हफ्ता हो रहा है यहाँ पे आए हुए, है ना। तो यार आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, हल्का सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, मैं भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो आई विल नॉट मेक इट लेंदी। 9 बजे इसका अपलोड वाला टाइम भी है, राइट। तो मैं आपसे बाद में अब मिलूंगा, अच्छी तरीके से आप लोग इसको प्रिपरेशन करिए। आई विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। एक बार मैं लखनऊ पहुँचूंगा, जो 26 वाला बैच स्टार्ट करूँगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो 25 है तो वो तो चल ही रहा है अभी थोड़ी देर के लिए, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 26 का बैच जो होगा ना वो एकदम फुल फ्लेज चलेगा, उसमें 2.5-3 घंटे की क्लासेस होंगी एक गो में। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसमें मैं ये नहीं ट्राई करूँगा कि 1 ही घंटे की वीडियो बनाऊँ, उसमें मेरा पूरा ये रहेगा कि मैं पूरा प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करूँ आपको विद एन एग्जाम्पल्स एंड ऑल। तो उस तरीके से मैं सेटअप भी बनवा रहा हूँ। आई विल बी मीटिंग नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।